हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर इतिहास के, जो कि सीबीएसई के अंतर्गत है और एनसीईआरटी है। कहते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री की, जिसमें हम एनालाइज आज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम व्यू से। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ क्वेश्चनों को ही प्रायोरिटी देता है, और ये क्वेश्चन कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखते हैं और ये समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। त्रिपाण स्टडी सेंटर का ये विश्वास है कि जो बच्चे इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं रहोगे। सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं कि अगर हम चैप्टरों के सार कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का जो है हमें बहुत ही आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर उसी सार को पकड़ने की कोशिश करता है, और जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और एक सार के तौर पे होता है। अब देखिए, मेसोपोटामिया है, एक नगर है। अब नगर में क्या क्या हो सकती हैं, कैसी इकोनॉमिक व्यवस्था होगी, कैसे वहाँ पर स्त्रियों की दशा होगी, कैसा यहाँ पर शहर नियोजन होगा, यहाँ के राजाएं किस प्रकार थी, कैसे यहाँ पर जो है चलाया करते थे। तो इन सभी बातों को जो है हम कुछ क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का ये विश्वास, अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हो तो 100% ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। तो सोचना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, सोचना है, विचार करना है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो मेसोपोटामिया की नगर नियोजन को आवश्यक मूल्य पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहली बात यहाँ पर जो आई है वो काफ़ी महत्व रखता है कि मेसोपोटामिया के नगर योजना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के भी हम नगर योजना पढ़े, काफ़ी विस्तृत थी, काफ़ी सभ्य लोग थे हड़प्पा कल्चर में। तो देखा जाए तो मेसोपोटामिया के भी शहर की योजना कुछ अलग नहीं थी, काफ़ी ये भी विकसित थी और सब कुछ जो है कुशल पूर्वक बनाई गई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है मेसोपोटामिया के लिए। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के भी पढ़ोगे तो आगे है, लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो शुरुआती दौर थी उस समय की हम स्टोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ। तो पहली नंबर तो आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि यहाँ पर हम सिर्फ इतना बात आपको समझ होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की नगर योजना कैसी थी। देखा जाए आरंभिक शहरी समाज की नगर योजना की विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है कुछ पॉइंटों के अंतर्गत, जो एग्जाम व्यू से भी महत्व रखेगा और आपके लिए भी जरूरी रहेगा। अगर पहले हम पॉइंट पर प्रकाश डालें तो एक साफ है कि मेसोपोटामिया के शहरों को एक निश्चित योजनाओं के अनुसार डिजाइन किया गया था। यानी देखा जाए तो एक प्लानिंग करके इसको डिज़ाइन की गई थी, सब कुछ वहाँ पर पहले से ही सुनिश्चित थी। हम्मुराबी ने एक निश्चित योजना के अनुसार नगर का निर्माण करने का विशेष आदेश जारी किया था। अब देखिए, ये जो नगर योजना बनाई किसने बनाई? हम्मुराबी ने बनाई। ये नाम व्यक्ति का है जिसने जो है इस शहर को बनाने के लिए जो योजना बनाने के विशेष आदेश दिए। और हो सकता है उस समय ये राजा रहा हो या कोई विशेष रहा हो जो हम्मुराबी है। तो उसी के कहने पर जो है यहाँ पर मेसोपोटामिया के जो नगर योजना बनाई गई और इसको जो है लेखांतरित की गई। भवन को मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया। जर्नल सी बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय की बात थी कि जो इमारतें बनाई गई थी, जो भवनें बनाई गई थी, उसको मजबूती पर विशेष ध्यान रखा गया था। और इमारत के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि उनको ईंटों का भी पुण्य ज्ञान था उस समय, और ईंट जो थी पूरी तरह से पकी होती थी, जो कि निर्माण के लिए, मजबूती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था।
क्योंकि मेसोपोटामिया की नगर योजना काफ़ी विस्तृत थी, काफ़ी जो है कहते हैं आधुनिकता की प्रचालक थी। कहते हैं निर्माण नियमों में संबंध में किसी भी उल्लंघन को सख्ती से निपटाया गया। यानी जब निर्माण करवाई गई तो कोई भी यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश जो है थोड़ी छोड़ी गई। थोड़ा भी कहना यहाँ पर नाइंसाफ़ी होगा। कहते हैं वहाँ गलती उल्लंघन करने का कोई चांस ही नहीं था। यानी देखा जाए तो मेसोपोटामिया के जो नगर निर्माण करवाई गई वो बिल्कुल ही सख्ती से करवाई गई, बहुत ही रूल रेगुलेशन के साथ करवाई गई कि इसका जो भवन होगा, इसकी जो शहर होगी वो काफ़ी मजबूती के साथ टिका रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि अधिकांश इमारतें अर्थात घर एक मंजिल के थी। यानी अधिकांश इमारतें देखा जाए और घर को जो है एक मंजिला बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया के जो है शहर नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और इन घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ ही जो है आंगन में कमरों का जो है निर्माण कराया गया। यानी एक आंगन जो है बीच में बनाई गई। जैसे कि आप गाँव में देखते हो, इंडिया में कई क्षेत्रों में गाँव हैं, वहाँ पर जो है आंगन में जो है आंगन बनाई जाती है और उसके साथ साथ जो है घरों का कमरों का निर्माण करवाया जाता है। तो ये मेसोपोटामिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी कि इनके अधिकांश इमारत में एक मंजिले के थे और इनके घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ साथ जो है कमरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे। अब देखिए बेसमेंट का भी प्रावधान मेसोपोटामिया में देखने को मिला। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक युग में हमारे पास विस्तृत टेक्नोलॉजी है। मेसोपोटामिया बहुत साल पुरानी कहानी है और इसमें देखिए बेसमेंट भी बनाई जाती थी गर्मियों से बचने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे, जो उनको गर्मियों से सुरक्षित रहते थे। कस्बों में है सड़कों भी पर्याप्त व्यवस्था थी। अगर देखा जाए कस्बों शहरों में तो यहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सुयोजन और सिस्टमैटिक होती थी। तो देखा जाए मेसोपोटामिया का जो है नगर निर्माण जो व्यवस्था थी वो विस्तृत थी और आधुनिक जैसा थी। कहते हैं हम आधुनिक युग में आज अपने आप को बहुत हम महान कह रहे हैं, बट हम पुराने सभ्यताओं को अगर देखें तो वो हमसे भी आगे विकसित थी और हमसे भी काफ़ी उनका विकास जो था महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका भी विनाश हो गया। कहते हैं दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कल्चर में भी ऐसी बात देखने को मिला कि उनकी भी सभ्यता बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विस्तृत थी, लेकिन वो भी सभ्यता जो है पतन हो गई। मेसोपोटामिया का भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी, लेकिन देखा जाए तो ये भी विनाश के कगार पे पहुंच गया। जनरल सी बात है, कोई भी सभ्यता तभी बनी रहती है जब वो सिस्टमैटिक चलती है और जो प्रकृति के साथ चलती है। कोई भी सभ्यता नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे नेचर के साथ और मनुष्य के साथ जो है तालमेल सही से नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो मेसोपोटामिया के नगर योजना के बारे में जाने वो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कि आप प्राचीन मेसोपोटामिया शहर किस के बारे में क्या जानते हैं। मेसोपोटामिया का एक शहर था किश। आखिर ये किश शहर जो था किन कारणों से इतना महत्वपूर्ण था, और ये क्वेश्चन जो है कई मायने में महत्वपूर्ण भी बनता है इसके अंतर्गत, क्योंकि जो प्राचीन हमने शहर मेसोपोटामिया के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं उसमें एक शहर था किश। किश के बारे में आप क्या जानते हैं, किश की क्या विशेषता है और इसका रूलर कौन था, कौन चलाता था इसको। अब देखिए यहाँ पर बात यही जो है प्रकाश डालने वाली है कि प्राचीन मेसोपोटामिया शहर किश बेबीलोन से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। देखिए मेसोपोटामिया शहर जो है किश जो है वो बेबीलोन से 12 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित था और यह शहर लगभग 3000 ईसा पूर्व शासक अर्तुंग के अधीन फला फूला। अब देखिए यहाँ पर अर्तुंग जो था इसका मेन शासक था, इसने ईरान पर आक्रमण किया और उसे लूटपाट के अधीन कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कुछ बच्चे ये भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि BCE का मतलब क्या है। ईसा पूर्व यहाँ तो लिख दिया गया है, लेकिन BCE का मतलब क्या होता है। BCE का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, और कई जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बिफोर द क्रिश्चियन एरा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये आप समझ सकते हो कि ये बैकवर्ड की बात बताई जा रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3000 ईसा पूर्व यहाँ पर एक शासक था अर्तुंग,
और उर्तुंग जो है यहाँ पर किस शहर पर राज किया? और यहाँ क्योंकि ये जिसने ईरान पर आक्रमण किया और उसे लूटा भी, काफ़ी लूट मार जो है मचाई, और देखा जाए तो इस शहर में शासक जो था यही था। कहते हैं 2800 से लेके 2300 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान ये शहर काफ़ी समृद्ध के चरम पर पहुंच गया, यानी काफ़ी समृद्ध हो गया, काफ़ी फली फूली, जर्नल सी बात है, ये काफ़ी शहर फला फूला। और कहते हैं ये 600 ईसा पूर्व तक फलता फूलता रहा। आप देखिए ये 600 ईसा पूर्व तक ये फलता फूलता रहा। और किसकी पहली महिला शासक जो थी क्यूबावा थी, जो 2450 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठी थी। 2450 ईसा पूर्व में सिंहासन पर एक महिला शासक बैठी जो क्यूबावा थी। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि 3000 पूर्व ईसा पूर्व जो इसमें शासक था उर्तुंग था। और ये मेसोपोटामिया के प्राचीन शहर था, जो कि मेसोपोटामिया शहर से जो किस था बेबीलोन शहर से, जो बेबीलोन शहर था, बेबीलोन शहर से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। कहते हैं यह उत्खनन कार्य फ्रांसिस पुरातत्वविदों द्वारा 1912 से लेकर 1914 ईस्वी के मध्य किया गया था। और पुरातत्वविदों द्वारा यह जिगोरेथस एक मंदिर और व्यापक महिलाओं की खुदाई की गई थी। यानी देखा जाए तो 1912-1914 में जब खुदाई किया गया तब जाके मेसोपोटामिया की यह शहर किस के बारे में हमें पता चला और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने इकट्ठा कर पाए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से कि प्राचीन मेसोपोटामिया शहर किस के बारे में क्या जानते हो। तो आप तो जान ही गए होंगे इसके पुरुष शासक भी कौन थे, इसके महिला शासक भी कौन हुए, ये जो बेबीलोन शहर से कितने किलोमीटर दूर है, ये कितने सालों में फली फूली। तो हमने सारी बातें यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जो काफ़ी एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण था। और आपको इस क्वेश्चन को नोट भी करना चाहिए अपने कॉपी पे, जो लिखना भी चाहिए, जो एग्जाम व्यू से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। ठीक है, इसको क्वेश्चन को बार बार समझिए, सोचिए, काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास और जन्मति हो सुजान रस्सी आबद जात तो शिल्पे भरत निशान। यानी जो बच्चे जो है बार बार कोशिश करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, वो जर्नल सी बात है, कामयाबी उनको ही कदम चूमती हैं। अगला क्वेश्चन बताता है कि मेसोपोटामिया महिलाओं समाज महिलाओं की स्थिति बताइए। देखिए मेसोपोटामिया हुई, मेसोपोटामिया के हम शहर नियोजन के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि स्त्रियों की दशा क्या थी। आप कोई भी समय काल चले जाओ, कोई भी कक्षा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि महिलाओं की दशा कैसी थी मेसोपोटामिया के समय, यानी मेसोपोटामिया के समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। कहते हैं महिलाओं की दशा देखा जाए तो हर एक समय काल में बहुत दयनीय थी। और इवन की तो आपको पता ही होगा कि भारत में भी ये सब देखने को मिला। जब आपको पता ही कि सती प्रथा, बाल विवाह कानून, तरह तरह के जो है कानून के हरकंडे अपनाए गए भारत में भी, जो कि महिलाओं के खिलाफ थे और महिलाओं के लिए जो है बहुत ही दुर्दशा को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं थी। मेसोपोटामिया काफ़ी विस्तृत थी, समझ वाली सोसाइटी थी। और यही बात इस क्वेश्चन में भी प्रकाश डाला गया है कि मेसोपोटामिया समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कभी छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के अंतर्गत है। कहते हैं महिलाओं के लिए हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कानून पर सरकार जो है खड़ी नहीं उतरती है। और इस क्वेश्चन को भी ये महत्वपूर्ण एग्जाम में बनाती हैं। और यही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से कि मेसोपोटामिया समाज में महिलाओं की स्थिति। देखिए प्रारंभिक राज्यों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर बात करें हम मेसोपोटामिया की तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी। वो बिना किसी प्रचार प्रसार के जो है सामाजिक धार्मिक उत्सव में भाग ले सकते थे। यानी जो है सामाजिक धार्मिक जो है जितने भी उत्सव होते थे, महिलाओं को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुला जो है मौका देते थे। ये नहीं कि आज की तरह, या आप देखो भारत में पुरानी की तरह जो है वो लोग महिलाओं को इंस्ट्रक्शन लगाई जाती थी, ऐसा मेसोपोटामिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी, समाज में उनको कोई तरह के बंधन नहीं थे और अपनी योग्यता को कोई वांछनीय पद ग्रहण कर सकती थी। जैसे आज देखा जाए तो आधुनिक युग में है, कहते हैं आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपनी जो डंका बजवा रही है, हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो उसी तरह से मेसोपोटामिया भी थी। मेसोपोटामिया में महिलाओं में किसी तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं लगाए गए थे, वो आज़ाद थी, हर कार्य करने में जो है कुशल थी और सभी कार्य कर सकती थी।
वो सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त थी। अब देखिए, हम आज आधुनिक युग में आ गए हैं, हम तरह तरह की महिलाओं पर कमेंट किया जाता है, कहते हैं महिलाओं के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ में तरह तरह की बातें होती है, हम आधुनिक युग में होते हुए भी। लेकिन देखा जाए तो मेसोपोटामिया में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी, वो कोई भी जो है अपनी योग्यता के अनुसार पद ग्रहण कर सकती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि वो अपनी योग्यता के अंतर्गत कोई भी पद जो है ग्रहण कर सकती थी। और इन सब बातों को यहाँ पर कुछ पॉइंटों के अंतर्गत दर्शाया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। जैसे हमने बात किया, महिलाओं को उच्च स्थान जो है, सम्मानजनक स्थान जो है मेसोपोटामिया के शहरों में, समाज में उनको मिला हुआ था। और जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता है। जनरल सी बात है, महिलाओं को हर प्रकार का दर्जा मिलना ही जरूरी है, क्योंकि महिलाएं भी तो कहते हैं हमारे समाज के पार्ट होती हैं। लेकिन आज उन लोगों पे मुझे दुख होता है जो महिलाओं को गलत समझते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, महिलाएं अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करने के लिए स्वतंत्र थी। महिलाएं अपनी व्यापार कर सकती थी, कोई भी वस्तु का जो व्यापार करने में वो सक्षम थी और स्वतंत्र थी। यहाँ तक कि पुरुष या महिलाओं के दास भी रख सकती थी, यानी महिलाओं के अंडर पुरुष काम करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाएं उस समय मेसोपोटामिया के समय इतनी सशक्त थी, इतनी मजबूत थी कि वो पुरुषों या महिलाओं को अपने दास रख सकती थी। दास का अर्थ है स्लैव, और स्लैव का मतलब होता है नौकर, यानी महिलाएं अपने लिए नौकर रखती थी। वो पुरुष भी हो सकता था, महिलाएं भी हो सकती थी। इससे ये बात क्लियर होता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत काफ़ी मजबूत थी। यानी मेसोपोटामिया की समाज जो थी, महिलाओं को बहुत ही सम्मानपूर्वक जो है उसका दर्जा दिया गया था। इवन कि देखा जाए, पति की मृत्यु की स्थिति में उन्हें पुण्य विवाह की अनुमति दी गई थी। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में सती प्रथा फेमस थी, सती प्रथा होती थी, वैसे मेसोपोटामिया में नहीं था। मेसोपोटामिया में पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती थी तो महिलाएं अपना जीवन आगे जी सकती थी, विवाह कर सकती थी और अपना जीवन को जो है खुशहाल रूप दे सकती थी। भारत की तरह ऐसा सिस्टम नहीं था वहाँ पर। कहते हैं, अगर आगे देखें, देवदासी प्रथा भी समाज में प्रचलित थी, लेकिन इसे स्वास्थ्य सामाजिक मूल्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता था। आप सोचिएगा कि देवदासी होती क्या है, देवदासी शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, देवदासी का मतलब ये होता है, आपने बड़े बड़े बाबा लोगों को देखा होगा जो उनके सेवा में लग जाते हैं, उनको देवदासी कहती हैं। तो ऐसा प्रावधान उस समय में भी था और आज के भी समाज में देखिए, बड़े बड़े बाबा लोग सब हैं जो आपको प्रवचन देते हैं, उनके समक्ष एक दो महिलाएं, दो तीन खड़ी होती नजर आती है आपको, और वो जो है अपने गर्भावश में वस्त्र में होती है, कोई उनका अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, तो वो सब देवदासी होती है। वो सब दासी की तरह जो है उनका सेवा करती है। और ये हमारे समाज में भी आजकल देखने को मिलता है। आपने कई फिल्मों में भी देवदासी के बारे में देखा ही होगा, सुना ही होगा, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि जो देवदासी का तो अर्थ होता है देवता का दासी, लेकिन आज बड़े बड़े बाबा लोग के दासी होती हैं। यानी देखा जाए जनरली सी बात, पुराने समय में देवदासी का मतलब होता था कि औरतें जो है मंदिरों में रह के जो है भगवान की सेवा करती थी, भगवान के जो जहाँ पर रखा जाता था उनको पूजा पाठ अर्चना इन चीज़ों में है लगी रहती थी, यानी वो देव की दासी थी। लेकिन आज इसका अर्थ ही चेंज हो गया। लेकिन देखा जाए तो मेसोपोटामिया में इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। कहते हैं देवदासी जो है काफ़ी हानिकारक उस समय नहीं था, जैसे आज के समय में हानिकारक है। आजकल तो आपको पता ही है कि देवदासियों के रूप में जो सिस्टम हो रही है वो सही नहीं है। देखा जाए तो पति की मृत्यु की स्थिति में वो उसकी संपत्ति के संरक्षण बन गए, यानी जनरल सी बात है, उस समय उनको संपत्ति का भी अधिकार था। अगर उनके पति मर जाते थे तो सारा संपत्ति जो था महिलाओं के अंडर चली जाती थी। तो देखा जाए तो इस समय मेसोपोटामिया में जो है स्त्री का जो स्थिति थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत जरूरी थी और बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभ्यता के उद्गम में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी सभ्यता का उदय हुआ है तो उसमें नदियाँ का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इवन कि अगर कोई शहर नष्ट हुआ है तो उसमें भी नदियाँ ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ख़त्म हुई सिंधु नदी के कारण हुई, तो उसमें बहुत बड़ा बाढ़ आया जिस वक्त ख़त्म हुआ। ये कई जो है थिंकनर्स का मानना है, कहते हैं कुछ कैसे पतन हुआ इसके बारे में किसी का जो है सही पता नहीं है। लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि कोई भी सभ्यता
जो है फलती फूलती है तो वो नदियों के किनारे ही फलती है। और यही मेसोपोटामिया के अंतर्गत भी है कि सभ्यता के उद्गम में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेसोपोटामिया के संदर्भ में इस कथन को आपको पता करना है कि आखिर कैसे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मेसोपोटामिया दो नदियाँ अर्थात यूफ्रेटस और टाइग्रिस की भूमि के बीच स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया जो शहर है, मेसोपोटामिया जो जगह है, वो दो नदियों के जो है बीच में बसा हुआ है, और ये नदियां हैं यूफ्रेटस और टाइग्रिस की भूमि में स्थित है। इन दोनों नदियों का जो है उद्गम वर्तमान तुर्की के अर्मोनिया पर्वत से हुआ है। यानी आपको वर्तमान जो अभी तुर्की के नाम जाना जाता है और इसके अर्मोनिया पर्वत है, वहाँ से इसका उद्भव है, यानी वहाँ से इसकी उत्पत्ति है। उन्होंने एक विशाल पर्वतीय क्षेत्रों को सुखा दिया। यद्यपि इन क्षेत्र की जलवायु काफ़ी शुष्क है, और फिर भी जो है सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ कृषि संभव है। जनरल सी बात है, जहाँ नदियाँ होगी वहाँ कृषि भी संभव ही रहेगा। अनुकूल कृषि स्थिति ने लोगों के इस क्षेत्र में निवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए, लोग भी निवास वहीं पे करते हैं जहाँ पर उनको कृषि जो है बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि पानी उनकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। यानी जल की जो आवश्यकता होती है, आपको पता ही कई कार्यों के लिए होती है। कोई भी सभ्यता जो है बसती है, फलती फूलती है, तो वो नदियों के किनारे ही फलती फूलती है। इवन कि भारत में अगर आप देखोगे तो कई शहर जो है नदियों किनारे ही बसी हुई है, कई यमुना, कोई गंगा किनारे बसी हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेसोपोटामिया में भी यही खासियत देखने को मिला कि ये भी जो है दो नदियों के बीच में जो है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस की नदियों के बीच में जो है बसा हुआ है। और इसी कारण यहाँ पर जो है देखा जाए तो कृषि में भी काफ़ी अनुकूल स्थिति दे देती है, और लोगों को प्रोत्साहित भी करती है कृषि करने के लिए। फसलों के अधिशेष खाद्य उत्पादन में कृषक समुदाय को उन लोगों जैसे शिल्पकारों, पुजारियों, शासकों, सैनिकों आदि को खिलाने में सक्षम बनाया जो कृषि नहीं कर रहे थे। जनरल सी बात है, अगर क्षेत्र में कृषि होगा तभी जो खानाबदोश लोग होंगे, या जो है शिकारी होंगे, शिल्पकारी होंगे, पुजारी होंगे, शासक होंगे, इनके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में जो है कृषि की जा सकती है। और ये कृषक समाज पे ही डिपेंड करता है। खानाबदोश चरवाहे समुदाय इन लोगों के दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यकता जो प्रदान करते थे, और इस प्रकार इन क्षेत्रों में सभी के बसने से सभ्यता का जो उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि सभ्यता के उद्गम में नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इराक में मौजूदा भौगोलिक विविधताओं को दर्शन के लिए कुछ तथ्य दीजिए कि इराक में मौजूदा भौगोलिक विविधताएँ जो हैं आखिर किन कारणों से है। देखा जाए तो इराक में भौगोलिक विविधता विद्यमान थी, और इसका समर्थन करने वाले कुछ तर्क जो यहाँ पर दिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पहले तर्क की हम बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है। यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है काफ़ी हरा भरा है, और यह साफ जलधाराओं वाले पर्वत श्रृंखलाओं भी ढका हुआ है। यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है हरा भरा है, और साथ में साफ जलधाराओं वाली पर्वत श्रृंखलाओं से भी ढका हुआ ये पार्ट है। कहते क्षेत्र में प्रचुर वर्षा होती है जो फसल उगाने के लिए पर्याप्त होता है। यानी इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा होती है, जिसके कारण सारे फसल जो है उगाना यहाँ पर बहुत ही आसान बना देता है। तो ये जो है भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ पर इराक की है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण इराक को बनाता है। उत्तरी क्षेत्र में जो है ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है। उत्तरी क्षेत्र में ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है, जिसे स्टॉपी भी कहा जाता है। यानी स्टॉपी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और इस क्षेत्र में पशुपालक निवास करते हैं। यानी पशुपालक जो है इन क्षेत्रों में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है, जिसे हमें स्टॉपी कहा जाता है, और इन क्षेत्रों में पशुपालक निवास करते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व में टाइग्रिस नदी और इसकी सहायक नदी बहती है, जो ईरान के पर्वतीय क्षेत्र में संचार के मार्ग प्रदान कर। देखिए, नदी से जो होता है संचार के मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण बना देते हैं, क्योंकि पहले के समय में जो है हमारे पास जो है एयर मार्ग नहीं थी, यानी वायु मार्ग नहीं था, तो जो है हम जल मार्ग का ही उपयोग करते थे, और जल मार्ग संचार की जो है मार्ग के रूप में प्रदान करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए इराक में देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगला क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को जो है प्रकाश डाल रहे हैं जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर क्वेश्चन यही आया है, काफ़ी महत्व रखता है कि मेसोपोटामिया के दक्षिण एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में महत्व के बारे में बताएं कि मेसोपोटामिया के दक्षिण और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्या महत्ता है। ठीक है, मेसोपोटामिया तो आप जान गए होंगे। मेसोपोटामिया के दक्षिण और उत्तर पूर्वी शहरों के कुछ महत्व को बताना है कि किन महत्व के कारण ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्व रखता है। मेसोपोटामिया का दक्षिण क्षेत्र रेगिस्तानी है। अब जनरल सी बात है, रेगिस्तानी है तो यहाँ पर कुछ भी होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा जाए मेसोपोटामिया के दक्षिण क्षेत्र बेशक रेगिस्तानी है, लेकिन यहाँ पर यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदी यहाँ के शहरी जीवन को सहारा देती है। क्योंकि कोई भी नदी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेसोपोटामिया शहर जो है दो नदियों के बीच में स्थित है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। और ये नदी जो है यहाँ के शहरी जीवन को सहारा देती है। सारे गतिविधियाँ जो होता है इन दो नदियों के कारण ही संभव हो पाया है। और ये नदियाँ क्षेत्र में बाढ़ लाकर अपनी गाद जमा कर देती है। और देखा जाए तो इन नदियों में अक्सर बाढ़ आते रहती हैं। और आपने सुना भी होगा कि बाढ़ आता है तो उसमें जान माल की तो हानि पहुँचती ही पहुँचती है, जो एक संभावित बात है और ये स्वाभाविक है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो एक और भी महत्वपूर्ण बात रहती है कि जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ महत्वपूर्ण मिट्टी को भी साथ में लेके आती है। और ये मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किस लिए होती है? क्योंकि इससे मिट्टी की उपजाऊ बना देती है। ये मिट्टी जो है काफ़ी मायने में उस क्षेत्र को काफ़ी उपजाऊ बना देती है। इसलिए जब बाढ़ आती है तो अपने साथ गाद लेके आती है। और यही बात यहाँ पर मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में भी देखने को मिला, जो कि यहाँ के शहरी जीवन के लिए दो नदियाँ जो है सहारा प्रदान करती है, यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियाँ। कहते हैं जब यूफ्रेट्स नदियाँ रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो यह छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब यूफ्रेट नदियाँ रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो ये छोटे छोटे चैनलों में विभाजित होती है। अब देखिए दोस्तों, चैनल में विभाजित होने का मतलब है कि हर क्षेत्र को जो है पानी मिल जाता है और वहाँ पर कृषि करना बहुत ही स्वाभाविक बना देता है। तो इसीलिए मेसोपोटामिया जो है इतनी विकसित शहर था। रेगिस्तान होने के पश्चात भी यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि ये नदियाँ जो है इनको सपोर्ट करते थे। और ये नदियाँ जो है छोटी छोटी चैनलों में विभाजित हो जाती थी। और ये नदी चैनल अतीत में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती थी, जिससे यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर जैसे फसलें बहुत आसानी से उगाई जा सकती थी। देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि रेगिस्तान होने के पश्चात भी ये क्षेत्र काफ़ी फली फूली, क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का सपोर्ट था और यहाँ गेहूँ, जौ, मटर, मसूर जैसे फसल उगाना आसान कर दिया, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। यहाँ पर देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ के जनजीवन जो चलती थी तो वही दो नदियों के सहारे चलती थी। यहाँ पर जो देखा जाए तो वर्षा की जो मात्रा है अपर्याप्त होती थी। कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मेसोपोटामिया के जो है स्टोपी क्षेत्र में भेड़ बकरियाँ चराई जाती थी। यानी यहाँ पर भेड़ बकरियों के लिए काफ़ी स्थान जो थे, और इन क्षेत्रों में दूध, ऊन, मांस का उत्पादन बड़ी मात्रा में होती थी। यानी इन क्षेत्रों में दूध और ऊन का जो है बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन होती थी। इवन कि देखा जाए कि दूध, ऊन के साथ साथ यहाँ पर जो है मछली भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। तो देखा जाए दो नदियाँ थी तो दो नदियों में मछलियों का होना एक आम बात है। कहते खजूर गर्मियों में फल प्रदान करता था। और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लिए क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया के दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्र की क्या महत्व थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था वहाँ के जनजीवन के लिए। और कहते हैं जितनी सपोर्ट थी इन क्षेत्रों में थी। कहते हैं रेगिस्तान होने के पश्चात भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जो थी बहती थी। और ये नदियाँ बहती तो थी, साथ में ये छोटे छोटे नालों में परिवर्तित हो जाती थी, जिससे हर क्षेत्र में कृषि करना बहुत ही आसान हो गया, जिससे ये सभ्यता काफ़ी फली फूली और काफ़ी चरम सीमा तक पहुँची। और यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में प्राचीन कहानियाँ में क्या बताती है। देखिए, प्राचीन कहानी जो लिखी गई थी वो कई मायने में देखा जाए तो वहाँ के रहन सहन, खान पीन,
वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताई गई। क्योंकि कोई भी कहानी हम वहाँ के रहन सहन, उनकी आदतें, उनकी जो है बुराइयाँ अच्छाइयाँ, इन्हीं चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो जनरल सी बात है, मेसोपोटामिक सभ्यता के जो है प्राचीन कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ हमें समझाती भी है। मेसोपोटामिया की प्राचीन कहानियाँ जानकारी के बहुमूल्य स्रोत हैं, क्योंकि इन्हीं कहानियों से हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उस समय के व्यक्ति तो जीवित नहीं रह गए, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए गए जो प्राचीन बहुमूल्य चीज़ें हैं, उनसे हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जनरल सी बात है, उनकी आदत कैसी थी, वो किस वातावरण में रहते थे, उनकी जीवन किस तरह लग्जरी थी कि उनकी जो है अपसेट भरी थी। तो ये सब बातें हमारे वहाँ पर खुदाई में मिली चीज़ों से हम पता करते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कहानियाँ जो है बहुत कुछ बयां करती है। कहानियों के अनुसार मेसोपोटामिया 2 नदियाँ यानी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था, और इससे हमने पूरा अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर 2 नदियाँ बह रही थी। इसका मतलब था कि यहाँ एग्रीकल्चर की जो प्रावधान होगा वो बहुत उत्तम किस्म का होगा। और ये सच्चाई भी है कि ये मेसोपोटामिया 2 नदी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था। मेसोपोटामिया अपने समय की उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। आपको पता है कि भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी उच्चम कोटि की थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया अपने समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता थी, और इसका समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो आज के समय में ये 3 वर्ग देखने को मिलता है, वो वर्ग थे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और ये आपको पता है आधुनिक युग में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है पुअर दिखेंगे, मिडिल क्लास के दिखेंगे और रिच क्लास के जो व्यक्ति आपको दिखेंगे। तो उस समय मेसोपोटामिया के समय काल में भी कुछ क्लासों को इसी रूप में वर्गों को विभाजित किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो है कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है। वहाँ की सभ्यता, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जीवन कला, वहाँ की जो कृषि पद्धति थी, इन सभी बातों को जो उजागर करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में क्या डिफरेंस थे और किस प्रकार ये उस समय अपना जीवन यापन करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा। चलिए इन पे भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करें। अगर आगे बात करें तो देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग आराम और विलासिता से भरा जीवन व्यतीत करते थे और विशेष अधिकार का भी आनंद लेते थे। मेसोपोटामिया में एक खास बात थी कि जो लोग उच्च वर्ग में आते थे उनका जीवन आरामदायक और विलासिता भरा थी और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे जिसका वो आनंद लेते थे। और देखिए आज के आधुनिक युग में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो उच्च लोग होते हैं आराम और विलासिता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और उनको बहुत सी छूट दी जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत से अमीर लोग हुए जो भारत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाए और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने इन पे कोई कदम नहीं उठाया। कहते बैंक में भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए, बहुत से जो है लोगों ने इनको लूटा, लेकिन उनको पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वही गलती अगर गरीब लोग करते तो उनका ऐसे का तैसा कर देते। तो जनरल सी बात है उस समय भी कुछ इसी तरह के प्रावधान थे कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आराम विलासिता भरा और उनको सरकार ने बहुत तरह से जो है विशेष अधिकार उस समय दी गई थी। कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय भी था, कृषि जो था कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि से ही अपना जीवन यापन करती थी। उनका जीवन सामान्य समृद्ध था और धर्म उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी उस समय भी धर्म जो था अपनी महत्वपूर्ण जो है हिस्सा बना रखा था मनुष्य के जीवन में। और लोग कई देवी देवताओं का भी पूजा किया करते थे जो कि उनको काफ़ी खास बनाते हैं। समय उनका जो है मुख्य देवता थे, श्याम जो थे उनका मुख्य देवता थे और यह सूर्य थे। ये सूर्य के नाम से जो है उस समय काफ़ी प्रचलित थे। कहते हैं जिगुराट सुमेरियन मंदिर का दिया गया नाम था। जिगुराटा सुमेरिया मंदिर को दिया गया एक विशेष नाम था जो उस समय उनकी विशेषताओं का जो है बखान करता है। अगर बात आगे हम करें बाइबल से एक और जो है वर्णन मिला है। बाइबल से एक और वर्णन मिला है कि बाइबल के अनुसार बाढ़ का जो है उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करना था। ये बातें बाइबल में जो है बेखूबी लिखी गई थी कि बाइबल के अनुसार बाढ़ जो था पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करती थी। हालांकि भगवान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी
नूह को चुना कि पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ के बाद भी जीवन जारी रह सके। यानी देखा जाए तो ये बात सारी बाइबल में बखूबी लिखी गई है और इसी बात को यहाँ अनुसरण किया गया है कि भगवान ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना जो पृथ्वी पर विनाश होने के पश्चात भी जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके। और नूह ने एक विशाल नाव, एक जहाज बनाया जिन्हें बोट पर जानवरों और पक्षियों के सभी जात प्रजातियों में से प्रत्येक का एक जोड़ा लिया और जहाज जो बाढ़ से बच गए, जब बाढ़ ने जो है नीचे नष्ट हो गई तो उनका नाव अभी भी प्रजातियों के साथ सुरक्षित रही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो ये हिंदू धर्मों में भी कुछ इसी तरह जो है प्रलय की बात बताई गई थी, जहाँ पर नाव का प्रयोग किया गया था और इसमें हर जीव जंतु को जो है लेके जो है इस प्रलय रूपी जो है विनाशकारी रूप को से पार उतरा गया था। तो देखा जाए बाइबल में भी इसी बात का जिक्र है जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो है परमात्मा ने नूह को चुना। नूह जो था एक ऐसा था जो सभी जीव जंतु, सभी स्पीसीज को अपने साथ लेके नाव में रख के जो है नैया पार किया था और जो बच गए सब के सब जो है पृथ्वी पर प्रलय आ गई थी। कहते जब बाढ़ ने उन चीज़ों को नष्ट हो गए तो उनके नाम सभी प्रजाति साथ सुरक्षित रही और आगे चल के यही प्रजाति जो है आगे अपना जीवन जो है वृद्धि किया और इस प्रकार पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया की परंपरा में भी ऐसी एक अद्वितीय कहानी थी जहाँ मुख्य पात्र को जो है जिस शूद्र या उत्तनपिष्टम कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय मेसोपोटामिया की जो कहानी थी, उस समय की दशा, उस समय कंडीशन और उस समय की बातों को जो है यहाँ पर उजागर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी थी और काफ़ी ज़रूरी भी है। आगे का दोस्तों जो क्वेश्चन होगा थोड़ा लॉन्ग टाइप का होगा तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें सारी क्वेश्चनों को जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया जाएगा और इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर को जो है सब्सक्राइब रखने की आवश्यकता है। अगला जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसके लिए त्रिपाण सेंटर को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा और जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इससे बनाने वाले का हौसला बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।